जरा सोचिए, एक बहुत ही अमीर अमेरिकी टूरिस्ट भारत आता है और उसे यहाँ एक ऐसा गरीब आदमी मिलता है जिसके बच्चे कई दिनों से भूखे हैं और पत्नी बिल्कुल मौत के कगार पर है। बाप रे, बहुत ही भयानक स्थिति है। बिल्कुल। और वो जो टूरिस्ट है ना, वो अपनी जेब से 700 रुपए निकालता है, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। हाँ। और उस आदमी को दे देता है। उसे लगा होगा कि उसने एक पूरे परिवार को बचा लिया। हाँ। बिल्कुल यही लगा उसे। लेकिन अगले ही दिन उसे एक बंद लिफाफा मिलता है और आप मानेंगी नहीं, उस लिफाफे के अंदर वो पूरे 700 रुपए ज्यों की तरह रखे हुए हैं। अरे, बिना छुए। हाँ। और साथ में एक पर्ची है जिस पे लिखा है, मेरी पत्नी का कल रात देहांत हो गया, अब मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। उफ, ये सुनकर ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही कहा आपने। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बिमल मित्र की एक बेहद मशहूर और झकझोर देने वाली कहानी अमेरिका के पन्नों में गहराई से उतरने वाले हैं। और मैं बता दूं कि ये कोई मामूली कहानी नहीं है। मेरी नज़र में ये एक ऐसा पल है जहां पैसे की ताकत, इंसानी मजबूरी और आत्मसम्मान आपस में इतनी जोर से टकराते हैं कि उसकी गूंज आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल। हमारा आज का मकसद यही है कि हम इस कहानी के जरिए स्वतंत्रता के बाद के भारत की उस सच्चाई को समझें जहां एक तरफ विदेशी लोगों के मसीहा बनने के भ्रम हैं और दूसरी तरफ एकदम नंगी जमीनी हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और इस पूरे घटना की जो पृष्ठभूमि है ना, वो भी बहुत दिलचस्प है। वो हवाई जहाज वाला सीन। बिल्कुल। ये कोई आम सेमिनार या क्लासरूम की चर्चा नहीं है। ये कहानी कलकत्ता से बंबई जा रहे एक वाइकाउंट विमान के अंदर सुनाई जा रही है, वो भी 16,000 फीट की ऊंचाई पर। मतलब एक तरफ वातानुकूलित हवाई जहाज जहां लोग आराम से लेमन स्क्वैश पी रहे हैं, हाँ, और एकदम कीमती डिनर कर रहे हैं। और उसी विलासिता के बीच मिस्टर रिचर्ड नाम का वो अमेरिकन टूरिस्ट अपने सहयात्री को, जो कि कहानी का नरेटर है, उसे अपनी ये आपबीती सुना रहा है। ये विरोधाभास तो सच में कमाल का है। हाँ। आसमान की वो विलासिता और जमीन की वो भयानक गरीबी। बिल्कुल, ये कॉन्ट्रास्ट कहानी के हर हिस्से में महसूस होता है। तो चलिए इस विरोधाभास को वहीं से खोलना शुरू करते हैं जहां से मिस्टर रिचर्ड का भ्रम टूटना शुरू हुआ। रिचर्ड पहली बार कलकत्ता आया है ना? हाँ, पहली बार। और उसके दिमाग में भारत की एक बहुत ही खूबसूरत, कह सकते हैं आध्यात्मिक तस्वीर है। मतलब गौतम बुद्ध का देश, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी की महान धरती। और वो ठहरा भी तो चौरंगी के एक बहुत ही आलीशान होटल में है। बिल्कुल। और उसे लगता है कि पश्चिमी लेखकों ने भारत की गरीबी या गंदगी के बारे में जो भी लिखा है, वो सब बस एक झूठा प्रोपेगेंडा है। अब यहाँ मुझे एक बात समझ आई है। मतलब मैं सोच रहा था कि रिचर्ड तो भारत की तारीफ ही कर रहा है ना, वो यहाँ के संस्कृति का सम्मान कर रहा है, फिर इसमें परेशानी क्या है? देखिए, परेशानी उसकी नीयत में नहीं है। रिचर्ड की नीयत गलत नहीं है, लेकिन उसका नजरिया जो है वो बहुत उथला है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे हम एक तरह का मेंटल फ्रेम या मानसिक ढांचा कह सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? रिचर्ड ने भारत को सिर्फ अपनी सुविधा और अपनी एक रोमांटिक कल्पना के सांचे में ढाल लिया है। वो होटल की छत से कलकत्ता का मैदान देखता है, गवर्नर्स हाउस देखता है। हाँ, और उसे लगता है कि सब कुछ कितना सुंदर और व्यवस्थित है। बिल्कुल, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये वो भारत है जिसे सिर्फ उसके जैसे पर्यटकों के लिए सजाया गया है। ये वो भारत नहीं है जहाँ एक आम इंसान रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है। मतलब वो जानबूझकर असली भारत नहीं देखना चाहता। एक तरह से हाँ, मैं कहूँगी कि रिचर्ड दरअसल उस गरीबी और उस कड़वे संघर्ष को देखना ही नहीं चाहता जो उसके इस आध्यात्मिक और महान भारत के खूबसूरत भ्रम को तोड़ दे। और यही भ्रम उस रात चकनाचूर हो जाता है, एकदम भयानक तरीके से। रात का वक्त है, डिनर के बाद रिचर्ड अपने कमरे में आराम से सो रहा है और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। उसका जो नौकर है हुकुम अली, वो एक व्यक्ति को अंदर लाता है। 30 साल का एक नौजवान है, एसी चक्रवर्ती। और वो रिचर्ड से पूछता है, डू यू वांट आर्टिस्ट सर? और रिचर्ड को क्या लगता है? रिचर्ड को लगता है कि शायद कोई चित्रकार या कलाकार है, लेकिन वो नौजवान असल में एक दलाल है। वो उसे कॉलेज गर्ल्स की तस्वीरें दिखाने लगता है। बाप रे, एक विदेशी पर्यटक के लिए ये कितना बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी बहुत शानदार और आदर्श नाटक को देख रहे हों और एकदम से बैकस्टेज का कोई कर्मचारी जिसके कपड़े फटे हुए हों, वो मंच के बीचों बीच आकर नाटक की असली और बदसूरत सच्चाई चिल्ला चिल्ला कर बयां कर दे।
ये एकदम सटीक उपमा दिया आपने। और यहीं पर रिचर्ड के दिमाग में एक भयंकर कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी वैचारिक असंगति पैदा होती है। वो कैसे, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि हमारी कोई बहुत गहरी मान्यता एकदम से गलत साबित हो जाए। रिचर्ड के लिए ये हज़म करना नामुमकिन हो जाता है कि जिस देश को वो लैंड ऑफ लॉर्ड चैतन्य मानकर पूज रहा है, वहाँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट इंसान देह व्यापार का दलाल कैसे हो सकता है। हाँ, और वो भी इतने सम्मानित और महंगे होटल के अंदर। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज थोड़ी अजीब लगती है। मतलब रिचर्ड का जो गुस्सा है वो अचानक इतना आक्रामक क्यों हो जाता है? क्या उसे इस अनैतिक व्यापार पर गुस्सा आ रहा है या फिर इस बात पर कि उसका वो खूबसूरत रोमानी भ्रम टूट गया? मैं सोचती हूँ कि उसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि उसकी जो सुरक्षित जगह थी, जो उसका सेफ स्पेस था, उसमें सेंध लग गई है। अच्छा, मतलब होटल का कमरा? हाँ, वो एक अमीर विदेशी है। उसे लगता है कि ये सारी गरीबी, ये अनैतिकता और ये गंदगी सड़क पर या फुटपाथ पर होनी चाहिए, उसके एयर कंडीशन्ड महंगे होटल के कमरे में नहीं। पॉइंट है। जब उसका ये भ्रम टूटता है तो वो तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाता है। उसे लगने लगता है कि ये नौजवान उसे विदेशी समझकर ठगने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो तुरंत उस चक्रवर्ती का हाथ पकड़ लेता है और पुलिस को बुलाने की धमकी देता है, और तभी चक्रवर्ती अपनी मजबूरी बताना शुरू करता है। और उसकी कहानी भी तो कितनी दर्दनाक है। बहुत ज्यादा। वो बताता है कि उसने 7 साल तक सरकारी नौकरी की, लेकिन एक हड़ताल के दौरान उस पर कम्युनिस्ट होने का ठपका लगाकर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। और यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि हम किसी राजनैतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं, बस स्रोत में जो लिखा है वो बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सिर्फ कहानी के तथ्य बता रहे हैं। तो चक्रवर्ती बताता है कि उसकी पत्नी को टीबी है और उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन रिचर्ड को ये सब बिल्कुल झूठ लगता है। रिचर्ड को लगता है कि ये सब बस पकड़े जाने पर बचने के रटे रटाए बहाने हैं। हाँ, और यहीं से कहानी में जो पूछताछ शुरू होती है ना, वो सच में बहुत चुभने वाली है। रिचर्ड एकदम जिद पकड़ लेता है कि वो अभी इसी वक्त आधी रात को चक्रवर्ती के घर जाएगा, ताकि वो उसकी गरीबी और उसकी यूनिवर्सिटी डिग्री का सबूत अपनी आंखों से देख सके। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, क्या रिचर्ड का ये रवैया एक तरह की मानसिक विकृति नहीं है? विकृति किस तरह से? मतलब आधी रात को टैक्सी लेकर किसी अनजान के घर सिर्फ इसलिए जाना ताकि आप उसकी भयंकर त्रासदी को देख सकें। क्या वो अनजाने में इस गरीबी को भी किसी टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह नहीं ट्रीट कर रहा, सिर्फ अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए कि देखो मैंने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया? मेरी राय में ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जो आपने पकड़ी है। ये पूरा दृश्य सत्ता और शक्ति के खेल को, यानी एक पावर डायनामिक को बहुत गहराई से दिखाता है। कैसे? देखिए, रिचर्ड के पास पैसा है, पुलिस को बुलाने की ताकत है और एक विदेशी होने का विशेषाधिकार भी है। वो वहां किसी की मदद करने नहीं जा रहा था, वो बस अपनी बात को सही साबित करने जा रहा था। मतलब उसे यकीन था कि अगर कोई इतना पढ़ा लिखा है तो वो इतना गरीब नहीं हो सकता। एकदम सही। ये उस पश्चिमी पूंजीवादी सोच का एक बहुत बड़ा अंधापन है। उन्हें लगता है कि मेहनत और शिक्षा हमेशा सफलता ही देती है। रिचर्ड उस व्यवस्था को समझ ही नहीं पा रहा था जहां एक पूरा का पूरा सिस्टम एक अकेले इंसान को कुचल कर रख सकता है। बाप रे! और फिर वो टैक्सी का सफर जो टालीगंज की तरफ जा रहा है, एक ऐसा इलाका जिसका जिक्र रिचर्ड की टूरिस्ट गाइड बुक में तो दूर दूर तक नहीं है। हाँ, और उस रास्ते में चक्रवर्ती रिचर्ड से एक बहुत ही अजीब सी विनती करता है। हाँ, वो कहता है कि घर पहुंचकर रिचर्ड खुद को एक डॉक्टर बताए। मतलब चक्रवर्ती अपनी बूढ़ी माँ से झूठ बोलता है कि वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। यार, ये बात ना सच में अंदर तक झकझोर देती है। बिल्कुल। एक आदमी जो भूख से मर रहा है, वो अब भी अपने परिवार और समाज के सामने अपना सम्मान बचाने का झूठा नाटक कर रहा है। इसे ही तो हम मध्यवर्गीय समाज का सबसे बड़ा अभिशाप कहते हैं। इंसान अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है, टूट चुका है, लेकिन बाहर से उसे एक आवरण, एक इज्जत का मुखौटा बनाए रखना है। हाँ, ताकि माँ को लगे कि बेटा इज्जतदार काम करता है। वो दर्द और वो भूख जिसे चक्रवर्ती हर दिन सहता है ना, उससे भी ज्यादा भारी वो मुखौटा है जो उसे हर दिन अपनी ही माँ के सामने पहनना पड़ता है। और फिर रात के 1:30 बजे जब वो लोग टालीगंज की उस अंधेरी और कीचड़ भरी झोपड़ी में पहुंचते हैं, वो सीन,
उफ, सच में वो दृश्य सब कुछ बदल कर रख देता है। चक्रवर्ती की बूढ़ी माँ एक लालटेन लेकर बाहर आती है और कमरे के अंदर का जो मंजर है, मैं क्या बताऊं, वो किसी भी इंसान की रूह कपा दे। फर्श पर बच्चे सो रहे थे ना? हाँ, 2 बिल्कुल छोटे बच्चे, बिल्कुल नंगे और इतने कुपोषित कि उनकी पसलियां साफ गिनी जा सकती हैं। बाप रे। और बिस्तर पर चक्रवर्ती की पत्नी लेटी है। कहानी में लेखक ने पत्नी का जो वर्णन किया है ना, वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। हाँ, उसे रक्तहीन या ब्लडलेस कहा गया है। हाँ, बिल्कुल। उसे कोई जीता जागता इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ एक प्रश्नवाचक चिन्ह यानी नोट ऑफ इंटरोगेशन कहा गया है। सिर्फ एक प्रश्नवाचक चिन्ह? मतलब ये शब्द अपने आप में इस पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। सही बात है। देखिए, जब गरीबी अपने एकदम चरम पे पहुंचती है ना, तो इंसान की अपनी कोई पहचान नहीं बचती। उसकी इंसानियत, यहाँ तक कि उसकी बीमारी भी मायने नहीं रखती। वो सिर्फ एक सवाल बनकर रह जाती है, इस समाज के लिए, उस देश के लिए और रिचर्ड जैसे सुविधा संपन्न लोगों के लिए। और उस कमरे की ये भयानक असलियत देखकर रिचर्ड का वो सारा अहंकार, वो सारा शक एक ही पल में हवा हो जाता है। वो एकदम सुन्न रह जाता है। हाँ, फिर चक्रवर्ती अपना पुराना ट्रंक खोलता है और अपनी असली यूनिवर्सिटी डिग्री निकालकर रिचर्ड के सामने रख देता है, वाइस चांसलर के असली दस्तखत के साथ। लेकिन रिचर्ड की तो हिम्मत ही नहीं हो रही होगी उस डिग्री को देखने की। बिल्कुल नहीं, वो एकदम बुद्ध बना खड़ा है। और तभी एक बच्चा रोने लगता है, फिर दूसरा बच्चा। उन भूखे बच्चों के रोने की आवाज से रिचर्ड अंदर तक टूट जाता है। वो तुरंत अपनी जेब में हाथ डालता है और सारे पैसे, करीब 700 रुपए, निकालकर जबरदस्ती चक्रवर्ती के हाथों में थमा देता है। और पैसे देते वक्त वो एक अजीब सा सवाल पूछता है ना? हाँ, और वो सवाल अक्सर पश्चिमी देशों का एक टिपिकल नजरिया रहा है। वो लगभग खींच कर पूछता है कि अमेरिका से हम लाखों टन गेहूं और मिल्क पाउडर भारत भेजते हैं, तुम लोग उसे खाते क्यों नहीं हो? और इसके जवाब में चक्रवर्ती क्या कहता है? वो बस इतना कहता है, अखबारों में पढ़ा है कि आप लोग भेजा करते हैं। यह एक वाक्य यह समझाने के लिए काफी है कि अंतर्राष्ट्रीय मदद कागजों पर चाहे कितनी भी बड़ी और महान क्यों न दिखती हो, जमीन पर उसकी असलियत एकदम सिफर है। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब रिचर्ड उस अमेरिकन रिलीफ फंड की बात करता है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अमेरिका से भारत तक राहत सामग्री का कोई बहुत बड़ा पाइप बिछा दिया गया हो। हाँ, एक इमेजिनरी पाइप। बिल्कुल। लेकिन जब तक वो पाइप टालीगंज की उन अंधेरी झुग्गियों तक पहुंचता है ना, उसमें भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और बिचौलियों के इतने सारे छेद हो चुके होते हैं कि एक सिंगल बूंद भी एसी चक्रवर्ती के घर तक नहीं गिर पाती। एकदम सही बात है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या रिचर्ड ये बात समझ पाया? क्या वो सच में मदद करना चाहता था, या सिर्फ अपने अंदर अचानक से पैदा हुए इस भयानक अपराध बोध को, उस गिल्ट को पैसे देकर शांत करना चाहता था? मेरी राय में ये इन दोनों ही चीजों का एक मिला-जुला रूप है। वो कैसे? देखिए, जब इंसान किसी ऐसी विशाल त्रासदी को अपनी आंखों से देखता है जिसे वो खुद सुलझा नहीं सकता, तो वो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है, और वो है पैसा। पैसे फेंक कर भाग जाना। बिल्कुल। रिचर्ड को लगा कि उसने 700 रुपए देकर एक पूरे परिवार को मौत के मुंह से वापस खींच लिया है। ये उसका अपना मसीहा बनने का भ्रम था। हाँ, उसे लगा उसने सब ठीक कर दिया। वो उस पूरी सड़ी हुई व्यवस्था को नहीं समझ पा रहा था जिसने एक पढ़े लिखे इंसान को उस दलदल में धकेला था। उसे लगा कि समस्या सिर्फ पैसे की कमी है, और उसने वो कमी पूरी कर दी। बिल्कुल। और वो चक्रवर्ती से कहता भी है कि अगले दिन दोपहर 3 बजे होटल आना, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। और फिर अगले दिन का इंतजार शुरू होता है। हाँ, अगले दिन रिचर्ड अपने होटल के कमरे में बैठकर बस इंतजार कर रहा है। वो कलकत्ता घूमने तक नहीं जाता। वो सिर्फ उस गरीब आदमी का इंतजार कर रहा है, ये सोचकर कि इतनी भयानक गरीबी में है तो वो और पैसे लेने जरूर आएगा। 3:30 बज जाते हैं। हाँ, 3:30 बज गए। रिचर्ड को एयरपोर्ट के लिए निकलना है, और तभी होटल का स्टाफ एक सीलबंद लिफाफा लेकर आता है। रिचर्ड लिफाफा खोलता है और उसमें वही 100 के 7 नोट वापस रखे हैं, और साथ में वो छोटी सी चिट्ठी जिसमें लिखा है कि कल रात आखिरी प्रहर में पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए अब मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। उफ, ये इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे करारा प्रहार है। सच में। मैं बताती हूँ क्यों। वो चिट्ठी सिर्फ पैसे वापस नहीं कर रही है, वो रिचर्ड की उस पूरी पूंजीवादी सोच को सिरे से खारिज कर रही है, जिसे लगता था कि पैसे से दुनिया का हर दर्द, हर आंसू खरीदा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब रिचर्ड हवाई जहाज में नरेटर को ये सब बता रहा होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में है।
वो चिल्लाता है ना? हाँ, वो लगभग चिल्लाते हुए कहता है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज क्रिमिनल। इस मॉडर्न दुनिया में इस तरह की ईमानदारी पाप है। अब आप मुझे ये समझाइए, ये क्रिमिनल ऑनेस्टी या आपराधिक ईमानदारी का क्या मतलब है? वो ऐसा अजीब शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा है? सच पूछिए तो ये रिचर्ड की अपनी करारी हार की खींच है। हार की खींच? हाँ, रिचर्ड जिस पश्चिमी पूंजीवादी दुनिया से आता है, वहाँ हर चीज का एक मोल है, हर चीज बिकाऊ है। उसके लिए ये बात पूरी तरह से क्रिमिनल है कि एक भूखे लाचार आदमी ने बिना किसी स्वार्थ के इतने बड़े पैसे ठुकरा दिए। हाँ, 700 रुपए बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। चक्रवर्ती ने उन पैसों को वापस करके अपनी इंसानियत और अपने आत्मसम्मान को उस तंत्र के सामने झुकने से बचा लिया जिसने उसे हमेशा जलील किया था। क्या बात है! ले कुछ भी कर सकता है। बाप रे, ये नजरिया तो सच में बहुत गहरा है। और यहीं पर ना कहानी के नैरेटर का जो नजरिया है वो सब कुछ एकदम समेट देता है। नरेटर जो अब तक चुपचाप सिर्फ सुन रहा था, हाँ, वो बस सुन रहा है। वो प्लेन की खिड़की से नीचे देखता है, बंबई की शानदार रोशनियां चमक रही हैं, और वो सोचता है कि इतनी ऊंचाई पर बैठकर इन आरामदायक सीटों पर कीमती शराब और डिनर के साथ उन गरीबों के बारे में सिर्फ बातें करना, ये भी तो एक तरह की विलासिता है ना? बिल्कुल है, बहुत बड़ी विलासिता है। वो सोचता है कि ऊंचे तबके के जो लोग हैं उनकी चमड़ी अब मोटी हो चुकी है। वे गरीबी को सिर्फ एक चर्चा का विषय मानते हैं, एक इंटेलेक्चुअल डिबेट, लेकिन उनके अपने आंसू सूख चुके हैं। यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा और कड़वा निष्कर्ष है। नरेटर की वो जो चुप्पी है ना, वो दरअसल उस पूरे एलीट वर्ग की चुप्पी है। हाँ, वे लोग जो सिर्फ दूर से सुरक्षित दूरी से सहानुभूति जता सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के आराम को नहीं छोड़ते। चक्रवर्ती का दर्द सिर्फ और सिर्फ उसका अपना रह जाता है। बाकी दुनिया के लिए वो बस एक किस्सा है, एक कहानी जो हवाई सफर में वक्त काटने के लिए सुनाई जा रही है। एकदम सही। तो आज हमने कलकत्ता के उस आलीशान चौरंगी होटल से लेकर टालीगंज की उस अंधेरी झोपड़ी तक का जो सफर तय किया है, वो कोई बहुत पुरानी या खत्म हो चुकी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो आज भी हमारे समाज की नंगी सच्चाई है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे बाहर से आने वाले रोमानी भ्रम जब भारत की कड़वी सच्चाई से टकराते हैं तो कैसा भयानक धमाका होता है। ये इस बात का भी पक्का सबूत है कि गरीबी आपसे आपका सब कुछ छीन सकती है, लेकिन कभी-कभी दान को ठुकरा देना ही एक इंसान की गरिमा का, उसकी इज्जत का आखिरी तिनका होता है। और ये भी सोचने वाली बात है कि जो व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मदद के नाम पर चल रही है, वो अंदर से कितनी खोखली है। असली जमीनी मदद और ऊपर से थोपी गई उस दया में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल। और अब चर्चा के अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो आपको हमेशा के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा। बताइए। जरा उस अगली सुबह के बारे में सोचिए। एसी चक्रवर्ती की अगली सुबह। हाँ, उसकी पत्नी जा चुकी है। उसने वो 700 रुपए लौटा दिए हैं जिनसे शायद उसके उन भूखे बच्चों का कुछ दिनों तक पेट भर सकता था। और उसकी बूढ़ी ना, उसे तो अभी भी यही लगता है कि उसका बेटा किसी इंश्योरेंस कंपनी में इज्जत की नौकरी करता है। बाप रे। तो मेरा सवाल यह है, क्या उस पैसे को ठुकराकर चक्रवर्ती ने खुद को उस मजबूरी के दलदल से हमेशा के लिए आजाद कर लिया, या फिर वो एक ऐसे गहरे और खामोश अंधेरे में चला गया है जहां से इस समाज ने उसे हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल। तो इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग इस बारे में सोचिएगा जरूर, सोचने का ये सिलसिला जारी रखिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।